हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक एजुकेशनल प्लानिंग लेके आई हूँ। ये नेट के सिलेबस में है, एजुकेशन के नेट्स में ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्लानिंग के टाइप्स, इम्पोर्टेंस, नीड, ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग है जिस पर से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला कि व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? नियोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो प्लानिंग है किसी भी काम को करने के पहले उसकी पूर्व तैयारी जो होती है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। कि कोई भी काम को किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, उसमें क्या क्या नीतियां अपनाई जाएंगी, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो प्लानिंग क्या है? एक मेजर गाइडलाइन है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या समाज के लिए उसके चौतरफा विकास के लिए जो भी नीति या जो भी प्लान किया जाता है वो उसे प्लानिंग कहते हैं। और हमारे कंट्री में जो कि एक डेमोक्रेटिक, डायनामिक और डेवलपिंग कंट्री है, जो कि इसकी प्लानिंग क्या थी कि 2020 में ये सुपर पावर हो जाएगा, बट ड्यू टू कोरोना ये हो नहीं पाया। एनीवे, तो इस टारगेट के पीछे क्या था? जो इंडिया को सुपर पावर बनाने का टारगेट था, उसके पीछे था सिस्टमैटिक और डेलिब्रेट प्लानिंग किया गया था। कि इस तरह से प्लानिंग की गई थी कि देश बहुत ही आगे जाएगा। अब हम चलते हैं एजुकेशनल प्लानिंग। हमारा कंसर्न है एजुकेशनल प्लानिंग से शैक्षिक नियोजन या शिक्षा का किस तरह से नियोजन किया जाता है। तो ये इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें पहले नीतियां, पॉलिसीज और तरीके, कार्यक्रम सभी निर्धारित कर दिए जाते हैं और मानक भी तय कर दिए जाते हैं जिससे हमारे देश का जो शैक्षिक उद्देश्य है या उद्देश्यों का जो सेट है वो अचीव हो सके। तो ये क्या है कि प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट इन एडवांस पहले सेट किया जाता है, तब फिर उसको अचीव करना होता है। तो स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू विच एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। तो प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, इसका लक्ष्य निर्धारित होता है और उस लक्ष्य इसका यह उसी दिशा में चलता है ताकि उन लक्ष्यों को वह प्राप्त कर सके। तो एजुकेशनल प्लानिंग जो है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज जो पहले से डिजाइन किए गए हैं और क्या चीज के लिए? तो समाज के और छात्रों के एजुकेशनल नीड्स और गोल को अचीव प्राप्त करने के लिए जो पूर्व निर्धारित किए गए हैं। अब अलग अलग फिलोसोफर्स और शिक्षाविदों ने अलग अलग तरीके से एजुकेशन को डिफाइन किया है। फ्रॉबेल का कहना है कि एजुकेशन क्या है? इट इज द अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म। मतलब जो पहले से है, जिस खुला नहीं है, अनफोल्डेड जो है उसको खोलना। इट इज ए प्रोसेस बाय विच चाइल्ड मेक इंटरनल एक्सटर्नल। तो व्हाट इज, मतलब बच्चे के अंदर जो है, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको बाहर लाना, उसको उभारना, उसको निकालना ही शिक्षा का उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? Education is the manifestation of divine perfection already existing in man। हम लोग क्या देख रहे हैं? सब लोग ये कह रहा है कि मैन में सब चीज डिवाइन परफेक्शन, दैवीय पूर्णता जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी स्थित है। और एजुकेशन का क्या काम है? उसको बाहर निकालना, उसको शो करना, उसको मैनिफेस्ट करना। महात्मा गांधी ने कहा कि एजुकेशन इज एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट। मनुष्य या बच्चे के शरीर और माइंड और आत्मा में जो सबसे अच्छी चीजें हैं उनको बाहर निकालना और उनको उभारना। अब एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स और
को प्राप्त करने के लिए, उसके उद्देश्य से यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से एजुकेशन को एक्सप्लेन किया है कि एजुकेशन इज टू it is understood to involve organized and sustained communication designed to bring about learning। तो एजुकेशन उनके हिसाब से क्या है कि इन्वॉल्व ऑर्गेनाइज एंड सस्टेन कम्युनिकेशन। तो लर्निंग के बारे में जो भी चीजें हैं ऑर्गेनाइज हैं, सस्टेन है, कम्युनिकेशन है, जो लर्निंग से रिलेटेड है, उसको समझना और उसको उजागर करना ही उद्देश्य है। ये जो टर्म्स इसमें यूनेस्को के डेफिनेशन में यूज किया गया है, इन सब टर्म्स को हम अलग अलग से देखेंगे कि क्या मतलब है ऑर्गेनाइज का, सस्टेन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइज को हिंदी में तो हम संगठित करते हैं, इसका मतलब होता है प्लान इन ए पैटर्न और सीक्वेंस विथ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एम्स। ऑर्गेनाइज का मतलब है यहाँ पर यूनेस्को के डेफिनेशन में कि ये एक तरह से सीक्वेंस में या एक पैटर्न में ये नियोजित किया गया है, प्लान किया गया है, जिसके अंदर कुछ एम्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं जो अंतर्निहित हैं और कुछ बाह्य उद्देश्य भी देख रहे हैं। तो ये क्या है कि यह एक एजुकेशन क्या है, एक प्रोवाइडिंग एजेंसी है, पर्सन है और बॉडी है विच सेट्स अप द लर्निंग एनवायरनमेंट। ये क्या करता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, सेट करता है और मेथड ऑफ टीचिंग को सेट करता है जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके, संचार हो सके। सस्टेन का मतलब होता है कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो होगा वो ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन होगा और कंटिन्यूटी होगा। मतलब कि जो लर्निंग का कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं होगा। सस्टेन मतलब ये सतत चलता रहेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन। तो ये क्या है कि द एप्रोप्रिएट मिनिमा डिफर फ्रॉम कोर्स टू कोर्स एंड प्रोग्राम टू प्रोग्राम। और ये कितना है, कब तक चलेगा, ये अप्रोच का हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगला टर्म जो इसमें यूनेस्को के डेफिनेशन में यूज किया गया है उसका मतलब है कम्युनिकेशन को किस अर्थ में यूनेस्को ने यूज किया है अपने डेफिनेशन में, ये हम देखेंगे। यूनेस्को का कहना है कि कम्युनिकेशन क्या है, रिलेशनशिप है। कम्युनिकेशन जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित करता है कम्युनिकेशन। और क्या करता है, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। किस रूप में, मैसेज के रूप में, आइडियाज लोग देते हैं, नॉलेज के रूप में, स्ट्रैटेजीज, नीतियों और स्किल के रूप में। तो कम्युनिकेशन क्या है, दोनों तरह का हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ये तो हमारे पास पेपर में भी है। कम्युनिकेशन में वर्बल में क्या है, जब हम बोलकर बताते हैं। नॉन वर्बल में जब हम इशारों से बात करते हैं, हाथ के हाव भाव से, सर के हिलाने से, मतलब जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं होता, डायरेक्ट होता है कम्युनिकेशन। जब एक व्यक्ति दूसरे को ज्यादा डायरेक्ट कह रहा है या निर्देशन दे रहा है या फिर सामने से कह रहा है, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष या दूर से कह रहा है। और बहुत तरह के चैनल्स और मीडिया के जरिए कम्युनिकेशन होता है। फिर लर्निंग क्या है, लर्निंग है आपके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये बहुत ही प्रचलित डेफिनेशन है। तो आपके बिहेवियर में परिवर्तन, आपके ज्ञान में परिवर्तन, आपके नॉलेज में परिवर्तन, आपके पास जो सूचनाएं हैं उनमें परिवर्तन, उनमें वृद्धि, आपके अंडरस्टैंडिंग, समझ में, एटीट्यूड, अभिव्यक्ति, आपके मूल्यों में परिवर्तन, इस सब चीज में आपका इम्प्रूवमेंट, स्किल्स। तो लर्निंग से ये सारा चीज इम्प्रूव होता है। तो यूनेस्को का कहना है कि इन सब चीज में जो इम्प्रूवमेंट होता है ताकि एजुकेशन। अब हम एजुकेशन को समझ के अब प्लानिंग की ओर चल रहे हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है क्या चीज का, अभी हमने डिस्कस किया। तो रफ तौर पे हम मोटा मोटी तौर पे प्लानिंग हमने जाना कि किसी काम को करने के पहले प्लानिंग की जाती है कि क्या क्या इस काम से हमें
किस तरह से काम करना है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो प्लानिंग क्या है? एक सेट ऑफ डिसीजंस फॉर एक्शन, मतलब निर्णय लेना है कि क्या क्या हमें करना है, प्रिपेयर कर लेना है पहले, भविष्य में आने वाले समय में हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है। और यह क्या होता है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर लक्षित होता है। और ये प्लानिंग में हमें ये भी तय करना होता है कि हम किस तरह से इसको, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इसलिए प्लानिंग का मुख्य तत्व क्या है कि जितना भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास है जिसका प्रयोग कर सकते हैं हम, ताकि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले, यही प्लानिंग है। इसी चीज को कहते हैं प्लानिंग, कि भविष्य में अच्छा अचीव करने के लिए अपने पास जो भी अल्टरनेटिव है, जो भी विकल्प है, उनका एक तरह से हम प्रयोग करें, कौन सा अच्छा विकल्प चुने किसी, ताकि हमारा लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो सके। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग को कहा गया है कि यह सोचने की एक प्रक्रिया है जिसमें कि बहुत सारे विकल्प को बताता है, और जो कि किसी भी गोल को प्राप्त करने में, किसी भी संस्था के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कार्यक्रम के गोल या लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो इसको क्या करना होता है कि चुनना होता है या डिसाइड करना होता है कि कौन सा सही विकल्प होगा, जो कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं हमें अल्टरनेटिव चुन लेना है कि जो हमारे, जिसके लिए हमारे पास संसाधन हो। तो हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से अपने उद्देश्य को प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए जो विकल्प मौजूद हैं उनमें से उनका चुनाव करना, सही चुनाव करना ही प्लानिंग है। एजुकेशनल प्लानिंग क्या है कि एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा मीन्स जो है, ताकि हम, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे हम मैक्सिमम फायदा ले उठा सकें। मतलब हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम प्रयोग करके हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है। एजुकेशनल प्लानिंग में है कि एजुकेशनल हमारे पास जो भी रिसोर्स है, जितने स्कूल्स हैं, जितने बिल्डिंग्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने फैकल्टीज हैं, उन सब का प्रयोग करके सही मैक्सिमम हम अपने शैक्षिक एम को किस तरह से प्राप्त कर सकें, ताकि हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों लक्ष्य पूरा हो सके। तो एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक डिजाइन ऑफ एक्शन है, जिससे कि हम अपने शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो सके। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने बिल्डिंग्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितने टीचर्स हैं, उसी का मैक्सिमम यूज करके हम अधिक से अधिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि एजुकेशनल प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया गया है कि यह एक प्रोसेस है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है या फिर प्लान किया जाता है, जब वह एक लीडर की तरह या डिसीजन मेकर की तरह एक्शन करता है, और उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से किस तरह से मैक्सिमम हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब एजुकेशनल प्लानिंग का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, एजुकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है फोरकास्टिंग। नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? जो उसका नेचर है कि ये डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है इवेंट्स को, कंडीशंस को और नीड्स को, कि सब फ्यूचर में, भविष्य के आने वाले समय में जो इवेंट्स को और कंडीशंस और नीड्स को बताता है आने वाले समय के हिसाब से। तो ये फोरकास्ट करता है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एजुकेशन में, कि कितने, कैसे स्टूडेंट आएंगे, कितनी फैसिलिटीज उनके लिए जरूरी होगी, किस टाइप के स्टूडेंट्स की संख्या में कितनी वृद्धि होगी, उनके नंबर, किस टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे।
तो उस तरह से उनको क्या नीड होगा। सपोज कि बहुत अब बच्चे बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत गिफ्टेड बच्चे आ रहे हैं, बहुत हाईली परफॉर्मिंग लॉट आ रहा है, तो उनके लिए नीड भी उसी तरह की होगी, रिसोर्सेज भी उसी तरह का, लैब वैसा ही चाहिए, क्लास ये फैकल्टी भी उसी तरह की चाहिए जो उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो ये फोरकास्ट करता है एजुकेशनल प्लानिंग कि क्या अब भविष्य में क्या आवश्यकता होने वाली है और किस तरह के लोगों की जरूरत होगी और उनकी व्यवस्था करने की बात करता है। इंटरप्रिटेशन, इट शुड आल्सो कॉल फॉर इंटरप्रेटिंग द फ्यूचर डेटा एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू कॉम्पिटेंसी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज डिमांडेड to maintain effectiveness under the conditions anticipated। इसमें क्या है, ये फ्यूचर डेटा को भी इंटरप्रेट करता है और उसको ट्रांसलेट करता है कि किस तरह की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज चाहिए होगी आने वाले समय में। जैसे अब डिजिटल हो रहा है तो इसके लिए फोरकास्ट करना होगा पहले ही, और स्कूल में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करवानी होगी ताकि आने वाला जनरेशन इस क्षेत्र में आगे बढ़े और इस तरह की प्लानिंग करके इस तरह की शिक्षा देकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसका मेन गोल क्या है, तो इसमें मतलब रेलेवेंट प्रेजेंट और फ्यूचर गोल का ऑब्जेक्टिव को में तालमेल और सामंजस्य बैठाना। फिर इसका अगला ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग। एजुकेशनल प्लानिंग में निर्णय लिया जाता है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है कि किस तरह से काम करना है कि फ्यूचर नीड्स को कवर किया जाए। फिर ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन, एजुकेशनल प्लानिंग क्या है कि जो भी ऑपरेशंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करके और इसको अकोमोडेबल बनाना, अकोमोडेट करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो कि आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, जैसे डिजिटल शिक्षा के लिए जो भी हम वर्चुअल एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसको अधिकतम करने की बात करना या इसका निर्णय लेना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको इस दिशा में आगे बढ़कर इसकी व्यवस्था करना, इसके लिए प्लानिंग करना। फिर प्रॉब्लम प्रिवेंशन, इसमें क्या है कि कोई भविष्य में प्रॉब्लम ना हो इसकी व्यवस्था करना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको किस तरह से हैंडल करना। तो एजुकेशनल कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि फ्यूचर में हो सकती है तो उसको पहले समझकर उसके लिए पहले से व्यवस्था करना। तो जो कई क्राइसिस आएगी तो उस समय कौन सी व्यवस्था अपनाई जाएगी इसको भी तय करता है। फिर मैनेजमेंट चेंज, एजुकेशनल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का रिन्यूअल भी करता है। एमबीओ पॉट और बहुत सारे फोरकास्टिंग टेक्निक यूज किए जाते हैं एजुकेशनल प्लानिंग में, जिससे कि इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नया मॉडल बनाया जाता है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी रिजोल्यूशन, एजुकेशन प्लानिंग में जो भी जटिलताएं हैं उसको रिजॉल्व करने की बात की जाती है। कैसे, कोऑर्डिनेशन से, आपस में सामंजस्य और कंट्रोल से। जहां पर मिलजुल कर काम किया जा सकता है वहां कोऑर्डिनेशन, और जहां पर सख्त होने की जरूरत है वहां कंट्रोल। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होगी और वो प्रोजेक्ट स्मूथली ऑपरेट हो सकेगा। अब एजुकेशनल प्लानिंग के टाइप्स, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। तो हर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, जैसा नाम से ही लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव में, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के अलग अलग लेवल में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसको कितना पावर है
उसको हैंडल करने का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल प्लानिंग जो होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रशासन की जिम्मेदारी और पावर क्या है, फेज वाइज प्लान होता है। कैसे, पहले है हेडमास्टर, फिर पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर HOD, फिर टीचर्स, इस तरह से होता है ना पावर का डिवीजन। तो फेज वाइज प्लान होता है और लेवल ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, तो हायरार्की के हिसाब से उनका पावर ऊपर से नीचे आते आते पावर कम होता जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग होती है। इस प्लानिंग में क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तय होता है और डिफरेंट लेवल पर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर टेक्निकल, प्रोफेशनल, सब तरह के शिक्षा के क्षेत्र में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर तय होता है। और ये प्लानिंग किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के ड्यूरेशन को भी तय करता है। फिर बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम का आपस में कोऑर्डिनेशन को तय करता है। फिर फाइनेंस किस तरह से एलोकेट होगा, बजट क्या होगा, हर प्रोग्राम का बजट अलग अलग होता है। फिर ऑफिशियल्स, किस प्रोग्राम में किस ऑफिशियल्स को इंगेज किया जाएगा और फिर मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजों को तय करता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग हर लेवल पे। अब एकेडमिक और करिकुलर प्लानिंग, अब यहाँ पर आ गया, वहां पर प्रशासन देखना था, डिसिप्लिन देखना था, मैनेजमेंट देखना था। यहाँ पर एकेडमिक और करिकुलर प्लानिंग में क्या होता है कि स्मूथ एकेडमिक ट्रांजैक्शन कैसे हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कैसे हो, उसके लिए सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी को तय करना है। हर लेवल के लिए क्या पढ़ाई होगी, किस तरह का करिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन सी किताबें, किस लेवल में किस स्टैंडर्ड की बुक्स होंगी। तो ये प्लानिंग ऑन एजुकेशन इन रिलेशन टू द नीड्स ऑफ एंड डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो आपको ये देखना होगा कि हर देश का जो सिलेबस होता है या करिकुलम होता है वो उस देश की फिलॉसफी पर निर्भर करता है। तो उस देश की फिलॉसफी जैसी होगी, जैसे कहीं पर होता है सैन्य शासन तो वहाँ के सिलेबस और करिकुलम में मिलिट्री एजुकेशन रहता है। कहीं पर रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाई होती है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ डेमोक्रेसी में सबको इक्वल चांस मिलता है और इस तरह का सिलेबस या करिकुलम बनता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल गोल जो होता है और फॉर्मेशन ऑफ जो करिकुलम बनाने वाली कमेटी होती है जो करिकुलम का डेवलप करती है और उसके लिए वो अप्रोप्रिएट नीतियां अपनाती है कि हम किस मेथड से पढ़ाई की जाएगी, किस तरह से कंटेंट्स होंगे, पढ़ाई बुक में कंटेंट्स कितने होंगे, यूनिट्स कैसे होंगे, फिर किस तरह से उनके बच्चों की परीक्षाएं ली जाएंगी, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, फिर करिकुलम को रिव्यू करना और लाइब्रेरी को यूज करना, फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, गिफ्टेड चाइल्ड की, क्योंकि अभी जो चल रहा है पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है हर जगह उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में गिफ्टेड बच्चे और स्लो लर्नर्स सब एक ही क्लास में होते हैं तो सब बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाया नहीं जा सकता है ना। तो उनके लिए फिर करिकुलम में उस तरह की चीजें डालनी होती है, कुछ गिफ्टेड के लिए, कुछ स्लो लर्नर्स के लिए, फिर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन की व्यवस्था करनी। ये सारी चीजें एकेडमिक या करिकुलर प्लानिंग के अंदर आती है। फिर है को करिकुलर प्लानिंग। को करिकुलर प्लानिंग में शिक्षा के मतलब ये भी कैंपस के अंदर ही होता है लेकिन इसमें है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, इसमें फिजिकल, मेंटल और भी हॉबीज सब चीज को देखना है, क्लीनलीनेस सब। तो को करिकुलर एक्टिविटी में डिबेट, स्पोर्ट्स ये और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितने तरह के होते हैं सब में बच्चों को शामिल होना। तो ये प्लानिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है, टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए होता है और इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का भी टोटल डेवलपमेंट। तो इसमें प्लानिंग किस चीज की जाती है, तो स्टूडेंट के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज, उनके कल्याण के लिए, फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सोशल एक्टिविटीज में आता है NSS,
फिर एनसीसी, गाइड, स्काउट, ये सारी चीजें इन प्रोग्राम्स को इंक्लूड करना, कल्चरल एक्टिविटीज, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, प्लानिंग ऑफ हॉबीज, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें को करिकुलर प्लानिंग के तहत इसको लाते हैं। तो ये अगला देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। अब आता है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग में ये प्लान क्या है, ये मैक्रो लेवल का होता है। इसमें होता है कि कैसे क्लासरूम में टीचिंग करना है। इसमें क्या है कि किस तरह से क्लासरूम सिचुएशन में कोई टॉपिक को किस तरह से पढ़ाना है। ये प्लानिंग हमें ये बताता है किस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है, इमोशनल और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम। तो ये इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में ये तय किया गया। पहले क्या था कि बच्चों को पहले ये सिद्धांत माना जाता था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अब बच्चों को मारना बिल्कुल मना है, डांटना भी मना है। तो बच्चों के मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना, तो ये सारी चीजों को तय करता है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। तो एजुकेशनल प्लानिंग का ये पार्ट इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के बारे में डिसाइड करता है। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को तय करता है और लर्निंग एक्टिविटीज, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है इसको तय करता है, और बच्चों के लर्निंग को किस तरह से मॉनिटर करना है, लर्निंग क्या प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, इसको मॉनिटर करने के लिए क्या तरीका अपनाना होगा, किस तरीके से इवैल्यूएशन करना है ताकि सही लर्निंग आउटकम हो। तो ये सब चीजें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में तय होती हैं। एजुकेशनल प्लानिंग के इस पार्ट में ये तय किया जाता है। फिर अगला है प्लानिंग बाय टाइम होराइजन, मतलब समय के हिसाब से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की प्लानिंग होती है। इस तरह की प्लानिंग में क्या होता है कि टाइम फ्रेम लिया जाता है किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होता है, किस तरह की प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म, तो ये टॉप मैनेजमेंट जो होता है, जो एंटरप्राइज और जो स्कूल को एस्टैब्लिश करता है, या जो सरकार होती है या स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो टॉप लेवल पर होता है, वो डिसाइड करता है, वो पूरे स्कूल के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है। ये 5 से 10 साल के लिए प्लानिंग करता है, और इसका जो नीतिगत होता है और ये किस तरह से किससे रिलेटेड होता है, किस तरह के मैटर्स को डील करता है, तो स्कूल कैरिकुलम को, और स्कूल कैरिकुलम और स्कूल में किस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, इस चीज को डिसाइड करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है, 5 से लेकर 10 साल तक के लिए। तो यही है कि सिलेबस हमेशा नहीं बदलाता है। सिलेबस जब भी बनता है तो वो 5 से 10 साल तक चलता है, फिर उसमें चेंज लाया जाता है। मीडियम टर्म प्लानिंग में क्या होता है कि ये प्लानिंग होता है 2 से 4 साल तक का, 2 to 4 years तक एजुकेशन में होता है। इसमें ये कुछ क्लियर कट नीतियां बनाई जाती हैं और एक्शन प्लान, जो कि कुछ टारगेट, जो नियर फ्यूचर का जो टारगेट है उसको कवर करने के लिए बनाया जाता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग तुरंत के गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि 1 साल का फ्रेमवर्क होता है, इसमें ये 2 to 4 years का हुआ, पहला वाला था 5 से 10 साल का, और ये होगा 1 year। इसमें क्या है कि 1 या 1 से कम ही समय का होता है। ये किसी भी लॉन्ग टर्म गोल का जो प्रोग्रेस धीरे धीरे चल रहा है उसको तुरंत अचीव करने के लिए, उसको जल्दी अचीव करने। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि स्कूल के पर्सनल को ICT, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना, कंप्लाई करने के लिए, कंप्लायंस के लिए, और उसको इंटर हाउस स्पोर्ट्स के लिए कंपटीशन कराना है। तो ये सब की जो तैयारी होती है उसके लिए जो प्लानिंग होती है उसे हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं। ये बिल्कुल कम समय के लिए और इमीडिएट गोल को पूरा करने के लिए ये प्लानिंग की जाती है। ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होता है
कि ये ऐसी एक्टिविटीज होती है प्लानिंग की जो कि एवरीडे एक्टिविटी, रोज की गतिविधियों को फर्स्ट लेवल या लो लेवल मैनेजर्स इंस्टीट्यूशन में करते हैं। ये प्लानिंग को क्या करता है, वर्क शेड्यूल करना, किस तरह से मेंटेनेंस होगा या किस तरह से वर्क किया जाएगा। तो ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्कूल के प्रीफेक्ट्स होते हैं जो हेड होते हैं स्कूल के, बच्चे गेम्स मास्टर होते हैं, गाइडेंस काउंसलर, ये लोग क्या करते हैं, डेली का एक्टिविटीज को देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत। इसमें दो तरह का होता है, स्टैंडिंग प्लानिंग और सिंगल यूज प्लानिंग। तो स्टैंडिंग प्लानिंग में क्या होता है, इसमें ऐसा प्लान बनाया जाता है जो शायद ही कभी चेंज होता है, ये चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। इसमें क्या है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड अदर रिपीटेटिव यूज प्लान, जैसे असेंबली रोज होगी, इसमें अगर बच्चे न्यूज पढ़ते हैं या आज का थॉट बोलते हैं, इस तरह की चीजें तो ये चलती रहती है, ये स्टैंडिंग प्लानिंग के तहत। सिंगल यूज प्लानिंग क्या है, ये एक बार होता है कोई प्रोजेक्ट के लिए और ये जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है वो खत्म हो जाता है। सिंगल यूज प्लानिंग जैसे कि पैसा कलेक्ट करना स्कूल के लिए, बस प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए चंदा लेना, तो ये वो एक बार किया गया उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो इसे हम सिंगल यूज प्लानिंग करते हैं। और स्टैंडिंग प्लानिंग क्या होता है, जो कि रोज रोज चलता है लंबे समय तक, जैसे असेंबली की जो एक्टिविटीज होती है स्कूल असेंबली की, तो वो हो गई आपकी स्टैंडिंग। फिर प्लानिंग बाय स्कोप, मतलब स्कोप में क्या क्या है, मैक्रो प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग। मैक्रो प्लानिंग क्या होता है कि ये बड़ा लेवल पर होता है, मैक्रो प्लानिंग हमेशा नेशनल और स्टेट लेवल पर होता है, नेशनल और स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर होता है, उसमें क्या है कि नेशनल लेवल पे सक्सेस और प्रोडक्टिविटी एजुकेशन में लाना है, ये क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ जो भी रिसोर्स है उसमें उसका हाईएस्ट आउटपुट निकालना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना, आउटपुट को बढ़ाना, ये इसका एम होता है। इस लेवल के प्लानिंग का कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो पॉलिसी बनाना, एजुकेशन को फाइनेंस करना, एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट प्लान में के साथ एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षकों का ट्रेनिंग या एजुकेशन, फिर प्रशासनिक नीतियां जो होती हैं जो कि इस प्लान को लागू करने में मदद करें, वैसी नीतियां। इसमें है ये एक बजट, डिटेल्ड बजटरी प्लान होता है, डिटेल्ड बजटरी, बजट इसमें होता है, इसमें पैसे खर्च होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो मैक्रो प्लानिंग जो है ना, ये नेशनल पर्सपेक्टिव, राष्ट्रीय स्तर का होता है। माइक्रो प्लानिंग में क्या होता है, ये लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर होता है या शिक्षण संस्थान के लेवल पर, सपोज एक स्कूल के लेवल पर हो सकता है या एक जिला या एक कई, मतलब एक स्कूल के कई ब्रांचेज हैं तो उस लेवल पर, उतने ही ब्रांचेज में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग ऑफ एजुकेशन क्या है कि जहां पर वहां पर काम को अच्छे तरीके से करना है, एफिशिएंट वे में, और माइक्रो लेवल में क्या है, वो प्रभावशाली तरीके से करना है, यहाँ पर एफिशिएंटली करना है। तो एक एफिशिएंसी यहाँ है माइक्रो में और मैक्रो में इफेक्टिवनेस है। ये प्लानिंग क्या फोकस करता है कि क्या इनपुट और प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस है, इसमें इंस्टीट्यूशन लेवल पर जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है उसको डील करना आता है माइक्रो प्लानिंग के तहत, ठीक है। अब फिर अगला है प्लानिंग बाय, दो तरह का, दो टाइप का प्लानिंग है जो कि अप्रोच के अनुसार है। तो एक है प्रोएक्टिव अप्रोच और दूसरा है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि ये प्लानिंग जो डिजाइन होता है कि सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इन एंड, मतलब ये इसमें ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिसका चेंज जो है, जो इस उम्मीद से एक्शन लिया जाता है कि उसका रिजल्ट जो आएगा वो सुटेबल होगा और वो एजुकेशनल सिस्टम को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा। ये प्लानिंग क्या करता है कि डिसीजन
एडवांस पहले ही मतलब शुरू में डिसीजन लेने के लिए एनकरेज करता है ताकि इससे बदलाव आए संस्था में। और रिएक्टिव प्लानिंग क्या होता है कि ये वह प्रोसेस है जिसमें कि फ्यूचर का एक्शन डिटेक्ट कैसे होता है कि कोई एक इवेंट हुआ, अब जैसे अभी कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे कि हम फ्यूचर का एक्शन को डिक्टेट कर सकता है कि मतलब अभी बहुत सपोज कि किसी वजह से स्कूल में बहुत प्रॉब्लम हो गया, कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो इस तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो उसके लिए कुछ रूल्स बना दिया गया, कुछ एक्शन ले लिया गया। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव प्लानिंग की वो इस तरह का एक्शन ले लिया गया कि फ्यूचर में इस तरह के एक्शन ना तो बच्चे या टीचर किसी के साथ कोई ना कर पाए उनको चेक करने के लिए। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम जो इरप्ट हो गया, अचानक इमर्ज हो गया और एक्शन नहीं लिया गया, तो ये एक्शन को सेट कर दिया गया कि फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए तय कर दिया कि अब अगर ऐसा होगा तो ये पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं रिएक्टिव प्लान। रोलिंग टर्म ये टाइम डायनामिज्म से है कि मतलब ये टाइम फ्रेम, किसी भी प्लान का टाइम फ्रेम को बढ़ाना। तो रोलिंग टर्म प्लानिंग में क्या होता है कि ये टाइम फ्रेम किसी भी प्लान का है उसको एक साल extending the time frame of a plan for 1 year at a time based on the extent of success of plan implementation। अगर प्लान सही हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तब इसको आगे बढ़ा देना है। इसे कहते हैं रोलिंग टर्म प्लानिंग कि अगर सक्सेसफुल है तो चलो आगे भी चलेगा। इट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस रिवीजन। अब प्लान टारगेट जो भी है उसका रिवीजन करते रहना है और इसका आउटकम अगर अच्छा है तो आगे बढ़ेगा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये प्लान पीरियड चलता रहेगा। इसका मतलब है कि वो प्लान जो कि स्पेसिफिक नहीं, इसका मतलब है कि अगर कोई प्लान ये प्लान अगर कोई शुरू कर दिया गया तो इसको पूरा हो जाना था दिसंबर तक, अब नहीं पूरा हो पाया तो वो दूसरे पीरियड में मतलब दिसंबर के बाद भी इसको रोल्ड ओवर कर दिया गया कि अगले साल पूरा, अभी नहीं पूरा हुआ तो अगले साल के मई तक पूरा हो जाएगा। इसको पूरा होना था दिसंबर तक लेकिन ये नहीं हुआ तो इसको और टाइम दे दिया गया। तो न्यू ईयर में ये चला गया और 1 ईयर ईच टाइम हो गया। क्या हुआ कि इसमें रिप्लेस हो गया, तो ये टास्क को खत्म होने में एक्स्ट्रा टाइम लिया। तो रोलिंग प्लान क्या होता है कि इससे शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बना बल्कि इसी प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया। फिर फिक्स टर्म प्लानिंग, इसमें क्या है कि इसका टाइम फिक्स होता है, या तो 3 साल या तो 5 साल। फिक्स टारगेट भी है, टाइम भी दिया कितने समय में प्लान पूरा हो जाना है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो ये प्लानिंग जो है वो पिछले में क्या था कि नहीं पूरा हुआ तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया अगले साल, तो ऑल ओवर हो गया। यहाँ पर क्या है कि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है कि नहीं ये किया गया है इतने समय में ये पूरा हो जाएगा एजुकेशनल सिस्टम में, तो ये पॉलिसी डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। जो हम सोच लिए वो उसका उतने समय में अगर वो पूरा हो जाता है तो आगे फिर उस आगे के स्टेप को लेने में आसानी होती है। तो इसे हम फिक्स टर्म प्लानिंग कहते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग ये क्या है, एक सिस्टमैटिक डिटरमिनेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ द इमीडिएट और शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था उसका है कि उस टैक्टिकल प्लानिंग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर के द्वारा किया जाता है। क्या है, जिसे इंस्टीट्यूट में मिडिल लेवल के हुए ना, हायर लेवल के हो गए वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन्स और फैकल्टीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट या यूनिट्स एंड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इस टैक्टिकल प्लानिंग में ये मैनेजर्स जो हैं, डीन और हेड्स, ये क्या करते हैं, ये आउटलाइन करते हैं कि क्या क्या यूनिट्स और पार्ट्स विल डू फॉर द इंस्टीट्यूशन to successfully achieve strategic goals and objectives। ये डिसाइड करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या ऐसा प्लान करना चाहिए कि जो नीति है, जो स्ट्रेटेजिक गोल है और ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर में अचीव हो जाए। तो ये प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है और ये यूज हो जाता है। ये प्लान क्यों बनाया जाता है, तो जो
स्ट्रैटेजिक प्लान था उसको पूरा करने के लिए। जैसे एग्जांपल है टैक्टिकल प्लानिंग का कि किस तरह से एग्जामिनेशन ऑफिसर को ट्रेन किया जाए ताकि वो एग्जामिनेशन ग्रेड फ्रॉम लेक्चरर्स आफ्टर 2 वीक्स, ताकि वो जो है कंट्रोलर जो है एग्जाम का, एग्जामिनेशन ऑफिसर जो है वो एग्जाम के 15 दिन के अंदर टीचर्स से उनका ग्रेड शीट ले ले बच्चों का डेट एग्जामिनेशन के बाद, और टीचिंग पर्सनल को ट्रेनिंग करना कि ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। तो ये सारी चीजें जो डिसाइड करता है इसे टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। ये प्लान उसका स्कोप नैरो होता है स्ट्रैटेजिक प्लान से, क्योंकि बट देयर इनके ऑब्जेक्टिव जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से होता है। तो स्ट्रैटेजिक प्लान में क्या होता है कि वहां पर सीनियर्स होते हैं, सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसको टैक्टिकल प्लानिंग में जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स, डीन्स, हेड्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे एग्जामिनेशन ऑफिसर को ट्रेन करना कि किस तरह से एग्जामिनेशन का जो ग्रेड्स है जो टीचर से लेना है आफ्टर द एग्जामिनेशन 15 डेज के अंदर ले लेना है, और टीचर्स को ट्रेन करना ताकि उनके एजुकेशन का, टीचिंग का स्टैंडर्ड या क्वालिटी इंप्रूव करे। इसको हम टैक्टिकल प्लानिंग का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। देखिए स्ट्रैटेजिक थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ये क्या है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टॉप लेवल मैंने बताया ये डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन को डायरेक्ट करता है कि किस तरह से कंट्री का फ्यूचर में एजुकेशन होना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं जो टॉप लेवल वाले होते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन इसका 1 साल से ज्यादा होता है, 3 से 5 साल का होता है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर का जो शिक्षा का गोल होता है उसको तय करते हैं। और कौन तय करता है, तो ये तो मिनिस्टेरियल लेवल, वाइस चांसलर, ये लोग तय करते हैं कि किस तरह की शिक्षा विधि होगी, क्या करिकुलम होगा और इसका क्या फ्यूचर टारगेट, लॉन्ग सिस्टम में मतलब जो सिस्टम चल रहा है उसका कितना सर्वाइवल होगा, ह्यूमन पोटेंशियल्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कितना लचीलापन है उसमें, कितना एडेप्टेबिलिटी है कि वो चेंजिंग कंडीशन में वो चलेगा। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है कि यह डिसीजन को एक सेट ऑफ डिसीजंस लाता है जो कि टास्क परफॉर्मेंस के लिए दिशा निर्देश देता है, और ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शंस देता है किस तरह से वो अपना टास्क को पूरा करें। यह रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ये नियम बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है और जिसे लोअर लेवल के लोग परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो इसमें ये डिसीजन मेकिंग, इसमें पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग भी होता है, फिर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाती है और ये चेंज के लिए ओपन होता है। तो ये टॉप लेवल का डिसीजन होता है और इसको लोअर लेवल को मेंटेन करना, पूरा करना होता है और उस ऑब्जेक्टिव टारगेट उनको दिया जाता है जिससे वो पूरा करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये एजुकेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है और इफेक्टिव और इवन डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। सपोज कि कोई रिसोर्सेज हमारे पास कम है तो और किसी एरिया में है तो उसको सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ये शिक्षा में डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ये नेशन को अपना चॉइस क्लियर करने में मदद करता है एजुकेशनल प्लानिंग की शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या नीड है और उसका क्या चॉइस है। और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इष्टतम मतलब इष्टतम उपयोग करने में मदद करता है। ऑप्टिमल होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्टिमल, मैं यहाँ लिख ऑप्टिमल, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज
और ये वेस्ट को रोकता है और इम्बैलेंस को भी चेक करता है। इफेक्टिव प्लानिंग क्या होता है कि इससे इफेक्टिव प्लानिंग से क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल नेशनल इकोनॉमी का प्रोविजन होता है, ये हेल्प करता है अचीव करने में। इफेक्टिव एजुकेशनल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन कैपिटल, मनुष्य भी एक संसाधन है, एक पूंजी है, मानव पूंजी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको वो एनहांस करता है, जिससे कि देश का, राष्ट्र का इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से होता है। एजुकेशनल प्लानिंग ये एजुकेशनल सेक्टर की कमियों को दूर करता है और जो भी समस्याएं हैं वो पहले पता चल जाती हैं और उनको सही समय पर सही ढंग से डील कर लिया जाता है, उनको सॉल्व कर लिया जाता है। और जो भी शिक्षा के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकोनॉमिक इंसाइट गेन करने में मदद करता है, ताकि वो इकोनॉमिक इंसाइट का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास दुर्लभ साधन है उनका सही यूज हो, हम सूझबूझ के साथ उसका प्रयोग करें। एजुकेशन क्या है? एक सामाजिक वस्तु है ना, और ये लोगों को और राष्ट्र को इससे लाभ पहुंचता है, और ये इसलिए एजुकेशन को अच्छे से प्लान होना जरूरी है। और वेल प्लान्ड एजुकेशन जब होता है तो उससे साक्षरता भी बढ़ती है और लोगों में अज्ञानता का भी निवारण होता है। अब क्या है कि एजुकेशनल प्लानिंग का एम क्या है? तो चॉइस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये जो एजुकेशनल प्लानिंग है, आधुनिक एजुकेशनल प्लानिंग है, ये लॉजिकल है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है, जो कि पहले एलिमेंट्री काइंड ऑफ प्रोसीजर्स जो कि पहले होता था पास्ट में, कि इस एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए जो होता था उससे हटकर यह लॉजिकल, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। यह अब एक टीम वर्क है मॉडर्न एजुकेशनल प्लानिंग, और इसमें केवल टॉप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे ये नहीं है, बल्कि प्लानिंग है सभी लोगों को ये शामिल करता है। यहाँ पर है डज नॉट इम्प्रेसिव होगा, यहाँ पर does not imply that only top administrator of government should be involved planning में, बल्कि प्लानिंग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सपर्ट्स की जो टीम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो एक प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं और गोल को अचीव करते हैं। सोशल और इकोनॉमिक गोल क्या है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न है कि लोगों का वेलफेयर हो, सभी सिटीजन्स का प्रोग्रेस हो, और ये यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक गोल कुछ ग्रुप तक सीमित नहीं रहता है और कुछ सेल्फिश लोगों तक सीमित नहीं होता है, ये सबों को साथ लेकर चलता है। डेमोक्रेटिक गोल है सबको साथ लेकर और सबके भला के लिए सोचता है। कोऑपरेशन, इसमें क्या है कि इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें सभी सेक्टर के, सभी सोसाइटी के हर सेक्टर के लोग का इन्वॉल्वमेंट है और ये कोऑपरेटिव प्लानिंग होता है, इसमें सबों को साथ लेकर चला जाता है और सब फील्ड का एक साथ विकास पर सोचता है। एंटिसिपेशन, ये संभावित विकास को एंटिसिपेट करता है और उसके एंटिसिपेशन करके उसके बारे में सोचकर और उस क्षेत्र में चेंज करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, ताकि समय से पहले उसमें सही सुविधाएं और सपोर्ट करके प्लानिंग किया जाता है ताकि हर क्षेत्र का सार्थक विकास हो सके। फिर रेमेडियल में, जैसे एजुकेशन प्लानिंग क्या है कि ये रेमेडियल सुधारात्मक भी होता है और गाइडेंस निर्देशात्मक भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अप्रोप्रिएट प्लानिंग जो है तो ये जहां भी कुसमायोजन देखता है, जहां पर मैल एडजस्टमेंट, जहां पर कमियां देखता है सिस्टम में, वो एजुकेशनल प्रॉब्लम देखता है, तो इन सब चीजों को दूर करने की कोशिश करता है, उसके लिए सही सॉल्यूशन सजेस्ट करता है ताकि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके।
साइंटिफिक चेंजेस जो एजुकेशनल प्लानिंग है वो changes made on ad hoc piecemeal basis to solve the immediate problem may create some kind of problem in course of time। जो तुरंत ad hoc बेसिस पे कुछ अगर सॉल्यूशन लाया जाता है तो वो भविष्य में प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए मॉडर्न एजुकेशनल प्लानिंग जो है वो केयरफुली और ऑब्जेक्टिवली डेटा को कलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और एनालाइज करके प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स के बीच संबंध स्थापित करके उसमें परिवर्तन लाता है जो कि टिकाऊ होता है। इसके सिद्धांत हैं, एजुकेशनल प्लानिंग मस्ट बी वन एस्पेक्ट ऑफ जनरल नेशनल प्लानिंग। ये जो शैक्षिक प्लान है ये नेशनल प्लानिंग का एक हिस्सा है और ये रिसर्च बेस्ड होता है और प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक डेफिनेट नियत स्थान होता है और ये रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए काम करने के कंडीशंस को सर्विस करता है। ये रियलिस्टिक होता है, व्यवहारिक होता है और इसमें कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन सभी का होता है जो कि कंसर्न्ड इंडिविजुअल होते हैं, जो भी लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है उनके सबका मिला जुला प्रयत्न होता है। इस कंटेंट्स और स्कोप ऑफ प्लानिंग व्यक्ति और समाज के नीड के हिसाब से होता है और ये मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना डोमिनेट किए अपनी सेवाएं देने को बाध्य करता है या इसकी उपयोगिता तभी है एजुकेशनल प्लानिंग का जब जो एक्सपर्ट हैं किसी भी क्षेत्र के वो बिना डोमिनेट किए उस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दें और उसको अच्छा करें। ये सभी लोगों को अवसर प्रदान करता है ताकि वो प्लान को समझ सकें और उसे अप्रिशिएट करें और ये एजुकेशनल प्लानिंग का हमेशा मूल्यांकन होते रहता है और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है और इसमें सुधार किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग। इसमें बहुत तरह की प्लानिंग है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।